नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस का थोड़ा सा क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दिया था। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये था कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला को आप लिखेंगे और किस तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी डराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो ये चीज सीखने के बाद आपको क्या करना था कि आपको डायमेंशन एनालिसिस का यूज देखना था कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज हम लोग करते कहाँ पे हैं। तो अब आपका काम ये है कि आपने डायमेंशन एनालिसिस अगर निकालना सीख लिया है, हर डराइव्ड क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर चुके हैं, हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप लिख पा रहे हैं, तो आप डायमेंशन एनालिसिस का यूज अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आपने अभी डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन फॉर्मूला लिखना नहीं सीखा है या डायमेंशन फॉर्मूला लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही, तो अभी और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, ये निश्चित है। यहाँ पर 11th क्लास है, ये 10th की तरह बेटा नहीं होता है, ठीक है। 10th क्लास में सिलेबस छोटा था, आप क्या कर रहे थे, आप आराम से उसको हैंडल कर पा रहे थे कम समय में। लेकिन यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको इसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा इफेक्टिव काम करना पड़ेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला लेक्चर और देखते हैं किस तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है, यहां पर बात करते हैं। पहला यूज है टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई क्वांटिटी दिया हुआ है और उसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग एक दूसरे यूनिट में मतलब देखना चाह रहे हैं। जैसे यूनिट क्या है, सीजीएस सिस्टम में है, मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज कॉल्ड अर्ग। while in MKS system it will be किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर विच इज कॉल्ड जूल। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि बेटा एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे सर एनर्जी की यूनिट होती है जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। लेकिन जूल किसमें है बेटा, एमकेएस सिस्टम में। और अगर मैं कहूं बेटा सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे सर अर्ग होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक जूल में किथाउ मच अर्ग, कितने अर्ग होंगे, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पहला जो सिस्टम है, पहला काम ये करना है कि आपको सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना आपको आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो फर्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, वो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कन्वर्जन। जैसे मैं अगर बोलूं कि फाइंड हाउ मच डाइन इन 1 न्यूटन, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो यार आपको पता है कि न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन यूनिट है फोर्स की, ठीक है, फोर्स की यूनिट है किसकी, न्यूटन। और डाइन भी किसकी यूनिट है, फोर्स की, फोर्स की यूनिट क्या कौन सी है, डाइन भी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स डाइन,
1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स डाइन, ये मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज। तो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा बेटा? न्यूटन का डायमेंशन होगा mlt की पावर -2। न्यूटन का फॉर्मूला यानी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है। तो इधर ये एमकेएस सिस्टम में है तो इसको m1 ले लिया, L1 ले लिया, T1 ले लिया, इज इक्वल्स टू लिखा x डाइन का भी m2 L2 t की पावर -2 t2 की पावर -2, ये हमने डाइन का ले लिया। अब ऐसा क्यों किया बेटा? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, भले उसकी यूनिट दूसरी ले लिया जाए। जैसे इसको अगर मैं एमकेएस सिस्टम में मेजर करूं तो इसकी यूनिट न्यूटन होगी, और सीजीएस सिस्टम में मेजर करूं तो इसकी यूनिट डाइन होगी, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे हम इसको न्यूटन में मेजर करें चाहे हम इसको डाइन में मेजर करें। लेकिन हमने न्यूटन में इसको क्या मान लिया? m1 L1 T1 की पावर -2, और डाइन में क्या मान लिया? m2 L2 T2 की पावर -2। ठीक है, अब हमने क्या किया? मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि पूछा है ना हाउ मच डाइन, कितने डाइन होते हैं न्यूटन में, तो मैंने माना है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू x डाइन, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू 1 इंटू m1 L1 T1 की पावर -2 m2 L2 T2 की पावर -2, इसको अपॉन में लेके चले गए। अब जब अपॉन में लेके चले गए तब क्या होगा? तब होगा x इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख दूं, m1 अपॉन m2 की पावर -1, m1 अपॉन m2 की पावर -1, 1 नहीं लिखेंगे, 1 को इग्नोर कर दिया, इंटू L1 अपॉन L2 की पावर 1 इंटू T1 अपॉन T2 की पावर -2। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि M1 माना किस में है? MKS सिस्टम में है, और M2 क्या है? CGS सिस्टम में है। तो MKS सिस्टम में अगर हम मास की यूनिट देखें तो क्या होती है? किलोग्राम, और CGS सिस्टम में अगर हम मास की यूनिट देखें कितना होता है? ग्राम। तो ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, दोनों को इक्वल कर दिया जाए। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, दोनों को मुझे क्या करना है? इक्वल करना है, तो मैं ये किलोग्राम में है ये ग्राम में है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो भैया m1 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, ये ग्राम में बदल गया। ठीक है, ये m2 हो गया। उसके बाद L1 ये मीटर में है, इंटू 100 अपॉन L2, और ये T1 सेकंड में ही है, T2 भी क्या है? सेकंड में ही। ठीक है, T2 भी क्या है? सेकंड में ही है। क्लियर है? उसके बाद मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर ये जो m1 है उसका मतलब क्या है? 1 किलोग्राम, और m2 क्या है? 1 ग्राम। तो अगर मैं देखूं तो m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 ही है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो m1 क्या है? 1 किलोग्राम था, m2 क्या था? 1 ग्राम था। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1000 ग्राम हो गया, और ये हो गया 1 ग्राम। तो m1 और m2, तो 1000 ग्राम को मैं 1 इंटू 1000 लिख सकता हूं, तो m1 की वैल्यू एक तरीके से क्या होगी? 1 ही होगी। अरे यार यहां से देख लो ना, जैसे 1000 लिखा है मैंने, तो 1000 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 इंटू 1000, तो m1 की वैल्यू 1 हो गई, और m2 ऑलरेडी क्या है? m2 आपकी ऑलरेडी किसमें है? ग्राम में है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं m2 इंटू 1000 अपॉन m2, L2 इंटू 100 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 या T2 अपॉन T2 कर दीजिए -2। तो m2 से m2 कट गया, L2 से L2 कट गया, T2 से T2 कट गया, तो क्या हो गया आपका? 1000 इंटू 100 इंटू 1 की पावर -2, दैट इज 10 टू पावर 5। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 10 टू पावर 5, दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू
10 टू पावर 5 डाइन। कितना आ गया भैया? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना हो गया भैया? 10 टू पावर 5 डाइन। क्या हो गया? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 डाइन। क्लियर है? ठीक है, एक और लेते हैं। चलिए, अगला कह रहा है फाइंड हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल। ठीक है, आपको 1 जूल में करना है कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो मैं मान लेता हूं 1 जूल इज इक्वल्स टू x अर्ग, 1 जूल इज इक्वल्स टू x अर्ग। ठीक है, तो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भैया? m1 l1 का स्क्वायर t की पावर -2। ठीक है, ml स्क्वायर t की पावर -2 यही तो होता है, ml स्क्वायर t की पावर -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x माना, यहाँ पर क्या आ गया? m2 l2 की पावर 2 t की पावर -2। तो यहाँ पर क्या हो गया? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? m1 l1 की स्क्वायर t1 की पावर -2 अपॉन m2 l2 की पावर 2 t की पावर t की पावर -2, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? मैं अलग अलग कर लेता हूं। तो m1 अपॉन m2 की पावर 1, l1 अपॉन l2 की पावर 2 क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर लगा है, और t1 अपॉन t2 की पावर -2। अब आपको सिर्फ देखो इतना ही ध्यान देना है कि कौन MKS में है, कौन CGS में है, और आपको किस सिस्टम से किस सिस्टम में जाना है। जैसे आपको जूल से अर्ग में जाना है तो आप किसको कन्वर्ट करेंगे? आप MKS वाले को CGS में कन्वर्ट कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है कि अगर आपको MKS से CGS में जाना है, MKS से CGS में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? MKS से CGS में जाने के लिए आप कन्वर्ट करेंगे किसको? आप MKS वाले को कन्वर्ट कर देंगे CGS में। तो यहाँ MKS वाले कौन कौन से हैं? M1 L1 और T1। तो M1 में भैया मास का अभी हमने बताया था 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 इंटू M2 लिख सकते हैं आप इसको। ये 1 किलोग्राम था, ये एक ग्राम था, तो भैया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया 1000 ग्राम तो होगा, तो M2 हो गया। यहाँ पर 100 इंटू L2 कर सकते हैं आप, यहाँ L2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर वाले को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और L2 का मतलब 1 सेंटीमीटर था, तो 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा 100 में, अगर L2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि L2 की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ पर ये दोनों ही सेकंड में हैं, तो आप T2 अपॉन T2 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फिर से कट जाएगा, M2 से M2 कट गया, L2 से L2 कट गया, T2 से T2 कट गया। फाइनल आपका बचा 1000 इंटू 100 की पावर 2, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इंटू 1 की पावर -2, दैट इज आ गया 10 टू पावर 7। क्या आ गया? 10 टू पावर 7 x की वैल्यू। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि फाइनल आंसर आपका कि 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 7 अर्ग हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाने का। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे बता दीजिए हाउ मेनी जूल इन 3 अर्ग। अब चलो 1 वाला सिस्टम खत्म करते हैं, अब यहाँ पर 3 अर्ग की बात करते हैं। अब मैंने उल्टा कर दिया, देखो कह रहा है 3 अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो मान लेते हैं यार 3 अर्ग इज इक्वल्स टू x जूल। 3 यहाँ पर लगाया m1 l1 t1 की पावर -2, m1 l1 स्क्वायर t1 की पावर -2, यहाँ पे लिखा x m2 l2 की स्क्वायर t की पावर -2,
x की वैल्यू रखा, यहाँ आ गया 3। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, m1/m2 L1/L2 का स्क्वायर T1/T2 का स्क्वायर -2। ठीक है, अभी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था कि अगर आपको CGS से MKS में जाना हो तो आप CGS वाले को कन्वर्ट कर दीजिए, अगर आपको MKS से CGS में जाना है तो MKS वाले को कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ M1 L1 T1 ये हैं CGS में, और M2 L2 T2 ये सब किस में है? MKS में। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको ये M1 L1 T1 वाले को कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हम MKS वाले को ही कन्वर्ट करते हैं CGS में। चलो MKS वाले को CGS में कन्वर्ट करते हैं, देखो क्या होता है। देखो ट्रिक दिया जाता है तो अक्सर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमेशा अगर MKS को CGS में ही कन्वर्ट करो तब भी आपका आंसर आएगा। कैसे? देखिए यहाँ 3 लिखा, M1 आपका CGS में है तो इसको M1 ही रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 1000 इंटू M2, सॉरी 1000 इंटू M1, 1000 इंटू M1। L1 लिखा 100 इंटू L1 का स्क्वायर, और यहाँ पर T2/T2 ही कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों सेकंड में है। अब यहाँ पे सर कहोगे कि सर नीचे वाला क्यों चेंज कर दिया? अरे यार जाहिर सी बात है, इधर अर्ग माना है, M1 L1 T1 वाला क्या था? CGS में था, और ये वाला क्या था? MKS में था। तो इस क्वेश्चन में M2 L2 T2 जो है वो MKS बन गया ना एक्चुअली। तो इसको कट किया, इसको कट किया, क्या बचा बेटा? बचा हमारा 3 इंटू 1000 इंटू 1/100 का स्क्वायर इंटू 1 की पावर -2। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमें क्या करना है? इसको करने के लिए हमें 3 इंटू 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 1/, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 टू पावर 4 लिख सकते हैं। अरे देखो ना यार, 100 है, 100 को क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2, और जब ये स्क्वायर अंदर आएगा तो 10 की पावर 2 10 की पावर 4 कर देगा, और 1 1 ही है, छोड़ दो उसको। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 3 इंटू 1/10 की पावर 4 3 7, और जब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 टू पावर -7। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 अर्ग इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर -7 जूल। ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है ये 3 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कितनी इजीली वे में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। चीजें आपको याद भी हो सकती हैं, जैसे आपने बचपन में 10th क्लास में पढ़ा है कि भैया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 डाइन, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 7 अर्ग। इससे आप कन्वर्जन कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन यार देखो, कन्वर्जन याद करके करना और समझ करके करने में डिफरेंस है। अब ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये लॉजिक है, लॉजिकली आप ट्रांसफर। तो फिजिक्स लॉजिक देता है, फिजिक्स गिव्स यू अ लॉजिक। जरूरी नहीं कि आपने याद कर लिया और कन्वर्ट कर दिया, ऐसे नहीं। ये तो मैथमेटिक्स में होता है भाई, कि आप सिर्फ याद कर लो फॉर्मूला, अप्लाई कर दो, आंसर आ गया। यहाँ लॉजिकली कन्वर्ट किया जा रहा है, और लॉजिकली कन्वर्ट करने का अब यहाँ पर अगर आपने ये चीज समझ लिया तो अब आपको जीवन में कोई भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना पड़े तो आप इसका यूज करके बड़े इजी वे में जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अगला एप्लीकेशन क्या है? एक सेकंड रुकिएगा। अगला एप्लीकेशन क्या है? अगला एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है बेटा कि जैसे एक तरफ कोई यूनिट लिखी हुई है, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई यूनिट लिखी हुई है, दोनों का जो फॉर्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला, वो सेम होगा। जैसे मैं लिखता हूं कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी।
तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहेगा कि डायमेंशन ऑफ y ऑलवेज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ mx, यानी mx का मिल करके डायमेंशन प्लस डायमेंशन ऑफ c। ठीक है, डायमेंशन ऑफ c। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ mx और डायमेंशन ऑफ c अलग अलग नहीं होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला ऐड कर नहीं होता है। अब आप चाहो m1 l1 t1 की पावर -2 प्लस m2 l2 t की पावर -2 इसको ऐड कर दो, तो नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हो आप m1 प्लस m2 की प्लस l1, इस टाइप से नहीं लिख सकते आप, कॉमा लगा, सॉरी, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं। देखिए, दो डायमेंशन फॉर्मूला ऐड नहीं होंगे, दो डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीप्लाई नहीं होंगे, दो डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइड नहीं होंगे, समझ रहे हैं आप, ये रॉन्ग वे है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है इसको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ y जो है वो डायमेंशन ऑफ mx के इक्वल होगा और डायमेंशन ऑफ c के भी इक्वल होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि जितने टर्म्स होते हैं, जितने टर्म्स होंगे, सारे टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे। मतलब यहाँ पर चीज़ों को ऐसे समझिएगा थोड़ा इजी वे में, डायमेंशन ऑफ all terms will be equal, डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स विल बी इक्वल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था y इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो y का डायमेंशन फॉर्मूला a के डायमेंशन फॉर्मूले से, b के डायमेंशन फॉर्मूले से और c के डायमेंशन फॉर्मूले से हमेशा मैच करेगा। मतलब y का डायमेंशन फॉर्मूला a का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, y का डायमेंशन फॉर्मूला b का डायमेंशन फॉर्मूला से सेम होगा, y का डायमेंशन फॉर्मूला c के डायमेंशन फॉर्मूले से सेम होगा। और जब y का डायमेंशन फॉर्मूला a b c तीनों से इंडिविजुअली सेम है तो a b c का भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। इन द सेंस ये कहता है कि y a b और c चारों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, चारों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये आपको डायमेंशन फॉर्मूला का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। अब आगे समझते हैं, जैसे यहां तो मैंने एक एक सेपरेट टर्म लिया था और यहाँ पे मैंने देखो mx और c ले लिया है, तो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ y, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ mx, यहाँ सॉरी यहाँ इक्वल मैंने लगा दिया था, इसको मिटा रहा हूं, is equals to dimension formula of C। मतलब y का डायमेंशन फॉर्मूला m और x का मिल करके डायमेंशन फॉर्मूला और c का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब यहां पर इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत, मतलब अनबिलीवेबल। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको सीखना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिर्फ यही कहता है कि जितने टर्म्स होते हैं आपके फॉर्मूले में या इक्वेशन में, सभी टर्म्स, सभी इक्वेशन के सभी टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जरा यहां पर बात समझिएगा। कह रहा है द इक्वेशन p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, द यूनिट ऑफ a इज। ठीक है, यहां पर p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, a का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट आउट कर लेते हैं। तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, p प्लस ए अपॉन
वी स्क्वायर v माइनस एक तो इसमें v माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें आपसे पूछा है यूनिट ऑफ ए की यूनिट क्या होगी, ये जो ए दिख रहा है इसकी यूनिट क्या होगी। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात p क्या है आपका, p है प्रेशर। ठीक है, p है प्रेशर। उसके बाद v क्या है, v है वॉल्यूम। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग कोई भी टर्म है तो मैंने कहा था अगर कोई भी दो टर्म है तो दोनों टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर p है और यहाँ पर a अपॉन वी स्क्वायर है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, प्लस से जुड़े हैं, यानी दोनों टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ p क्या हो जाएगा भैया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या हो जाएगा, m l की पावर -1 t की पावर -2, यही होगा। उसके बाद यहां पर क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ a लिख लेते हैं और डायमेंशन ऑफ v क्या हो जाएगा भैया, v का स्क्वायर है ना, v का डायमेंशन, v मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी l की पावर 3। तो यहाँ पर l की पावर 3 उसका स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ पर हो गया कितना, m l की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ p रख लिया, डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर रख लिया। तो यहाँ पर आ गया डायमेंशन ऑफ a, यहाँ पर आ गया l की पावर 6 और उसके बाद फिर इसको इधर किया तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू हो गया l की पावर 6 इंटू m l की पावर -1 t की पावर -2। l और l आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर -1 है। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका m l की पावर 5 एंड t की पावर -2। अब यहाँ से अगर मैं यूनिट को कंप्यूट करूँ तो भैया m l स्क्वायर t की पावर -2 को तो न्यूटन कहते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, और इसको क्या लिखा जाएगा, l की पावर 3। तो यहाँ पर ये आ गया न्यूटन और यहाँ पर क्या आ गया, मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर क्यूब। चलो आओ देख लेते हैं इसका। तो क्या है देखो, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 5, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4, डाइन ऑब्लिक सेंटीमीटर का क्यूब, डाइन ऑब्लिक सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कहाँ गया, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सेट कर लेंगे। तो सेट करने के लिए, अरे सॉरी, ये एल स्क्वायर नहीं होगा ना यार, क्योंकि न्यूटन का तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होता है ना। MLT -2, तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी बेटा, 5 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नहीं 4 एक ले लिया है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम लोग, हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। देखो l की पावर 5 थी तो एक l छोड़ करके 4l बाहर निकाल लिया। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, ये आ रहा था ml की पावर 5 t की पावर -2, तो एक l को छोड़ करके बाकी 4l कहाँ निकाल लिया, बाहर। तो MLT -2 तो न्यूटन बन गया और l की पावर 4 ये क्या हो गया, मीटर की पावर 4 हो गया। अब वहां पर डाइन सेंटीमीटर में है तो यार कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन की जगह क्या कर लो, डाइन कर लो, और मीटर की जगह क्या कर लो, सेंटीमीटर की पावर 4 कर लो, नो प्रॉब्लम। अब आप आंसर मैच कर लीजिए। तो क्या है, डाइन इंटू 10 टू पावर 5, डाइन इंटू 3, ये वाला सही हो गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी
P इज इक्वल्स टू, अच्छा इसका सोल्यूशन है, सॉरी ये पढ़ते हैं, x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर x is the distance traveled by the body in kilometer while t is the time in second, then the unit of BR। भैया x यहां पर x इज इक्वल्स टू क्या है, x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT का स्क्वायर, जहां पर x आपका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, x क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है, इन ये सेकंड में है और ये किलोमीटर में है। तो आपसे पूछ रहा है कि हमको यूनिट ऑफ, किसका यूनिट पूछ रहा है, यूनिट ऑफ b, तो हमें पूछ रहा है यूनिट ऑफ b बताइए, यूनिट ऑफ b। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ AT, ठीक है, डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ AT का डायमेंशन और x का डायमेंशन इक्वल होगा। तो x का डायमेंशन क्या है बेटा, L है, क्योंकि डिस्टेंस है, और AT का हम ऐसे A लिख लेते हैं डायमेंशन, और T का हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल T, ठीक। ये सेकंड में है, ये किलोमीटर में है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000, या रहने दो, ज़रूरत नहीं है वैसे, देखा जाएगा अभी। तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू हो गया आपका LT की पावर -1, यही तो होगा ना यार, t नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1। तो ये आपका a आ गया। अब इसका देख लेते हैं, तो x का डायमेंशन फॉर्मूला, x का डायमेंशन फॉर्मूला किसके डायमेंशन फॉर्मूला से इक्वल होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b इंटू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ t का स्क्वायर। तो देख लेते हैं x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L, t का क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल T की पावर 2, इधर आया तो b हो जाएगा आपका LT की पावर -2। तो b की यूनिट अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा L की जगह किलोमीटर, ठीक है। देखो मैंने फॉर्म चेंज नहीं किया मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, अब उसने कह दिया कि यार डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, तो L क्या हो जाएगा, किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चेक करते हैं, किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर। द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को कहते हैं बेटा एप्सिलॉन जीरो। अब ये 12th का मामला है, ठीक है, 12th में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। अब स्टीफेंस कांस्टेंट देखो बेटा है क्या मामला, कि ये सब देखो तुम हीट में पढ़ोगे आगे। अरे यार बोर्ड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आ गया आपका यूनिट एंड डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड कभी कभी हैंग मोड में चला जाता है, जैसे हम लोग का माइंड हैंग होता है ना, वैसे बोर्ड का भी माइंड हैंग हो जाता है कभी कभी, ठीक है तो मशीन ही, इंसान तो है नहीं, जब हम इंसान होकर के हैंग हो जाते हैं तो ये तो बोर्ड है ना बेटा। चलिए तो हाँ पहुँचे 11 12, पेज नंबर याद होता तो मैं डायरेक्ट वैसे पहुँच जाता। हाँ यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट क्या है देखो। अब हीट में आप इसको पढ़ेंगे, पहले थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए, ठीक है, हीट में आप इसको पढ़ेंगे, तो हीट में आप इसको पढ़ेंगे कि स्टीफेंस कांस्टेंट क्या होता है। तो फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप यहां पर लिख लेंगे Q अपॉन AT
ठीक है, इज इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। ये फॉर्मूला होता है जहां पर सिग्मा को आप क्या कहते हैं, स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। अब आपको लगेगा कि सर ऐसे कैसे आ जाएगा एग्जाम में, तो कैसे करेंगे? तो एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला दे के रखेगा, ठीक है। अभी बोर्ड में 11th क्लास में जब डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फॉर्मूलाज गिवन रहते हैं कि इस फॉर्मूले में हमको इस सिग्मा की यूनिट बता दीजिए, जहां पर क्यू जो है वो हीट है, ए जो है वो एरिया है, टी जो है वो टाइम है, ये कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर है। ऐसे वो गिवन रहेंगे क्वेश्चन में, तो टेंशन नहीं लेने का। लेकिन जब आप नीट या जेई में बैठोगे तब आपका जब ये क्वेश्चन आएगा तब आपको फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, तब वो डायरेक्ट पूछेगा यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। तब आपका दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा कि स्टीफन कांस्टेंट पढ़ा कहाँ था, किस फॉर्मूले में आता है, फिर उससे कैलकुलेट करके आंसर देना। लेकिन 11th में इतनी सुविधा तो आपको दी जाती है कि इस फॉर्मूले को आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर स्टीफन कांस्टेंट बता रहा है, ठीक है। तो क्यू को क्या कहते हैं, क्यू जो यहाँ पर क्यू है वो होती है एनर्जी, ठीक है। वो क्यू क्या है, क्यू की हीट एनर्जी है। ए जो है वो क्या है, एरिया है। स्मॉल टी जो है वो टाइम है, और कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर है। तो Q अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू सिग्मा टी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा, Q अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। तो इसमें आपको सिग्मा की यूनिट निकालनी है, ठीक है, सिग्मा की यूनिट फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, अब आप काम करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, तो डायमेंशन, कलर चेंज कर लिया जाए, लाइट ले लिया जाए, डायमेंशन ऑफ Q बाई ए टी इज इक्वल्स टू, अब देखो ये क्वेश्चन जितना देखने में खतरनाक लग रहा है ना उतना है नहीं एक्चुअली, डायमेंशन ऑफ सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है, यही होगा। अरे यार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इस तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला इस तरफ के डायमेंशन फॉर्मूले से इक्वल हो गई, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तो वो भी नहीं था जो इसके पहले मैंने कराया ना, वो थोड़ा सा टफ था। ये तो बस देखने में खतरनाक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। देखो क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक। ए की डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर, टी का डायमेंशन फॉर्मूला टी, टाइम है ना, और यहाँ पर सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला हमें फाइंड ही करना है, तो इसको ऐसे रख लिया, और टी का डायमेंशन फॉर्मूला थीटा की पावर 4। थीटा मतलब समझ रहे हो ना, मैंने कहा था कि कहीं पर अगर टेम्परेचर आ गया तो आपको क्या यूज करना है, वहां आपको यूज करना है थीटा, वहां पर क्या यूज करना है, थीटा। तो थीटा की पावर 4, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट्टम कुट्टा हो गया, तो टी ऊपर जाएगा तो एम टी की पावर -3, और इसको इधर ले लिया, तो यहाँ पर आ गया थीटा की पावर 4, यहाँ पर आ गया सिग्मा। सॉल्व किया तो आपका आ गया एम थीटा की पावर -1 टी की पावर -3, सॉल्व हो गया सिग्मा। तो सिग्मा की यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, किलोग्राम पर, टी का मतलब सेकंड की पावर 3 है, पर केल्विन इंटू सेकंड की पावर 3, यही आपकी यूनिट होगी। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, देखो ऑप्शन पहले देख लीजिए आप क्या क्या दिया हुआ है स्टीफेंस फॉर्मूले में। तो स्टीफन फॉर्मूला जूल पर सेकंड है, जूल मीटर की पावर -2 सेकेंड, केल्विन की पावर -4 जूल सेकेंड। अब यहाँ पे देखो यार जूल वूल से रिलेशन कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम केल्विन सेकेंड की पावर 3 में। तो अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है हमको। अब जूल में कन्वर्ट करने के लिए यार तो थोड़ा सा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिक्कत ये है कि जूल में कन्वर्ट करने के लिए जो एल काट दिया मैंने, इसको काटना नहीं था, फिर ये जूल हो जाता डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये मीटर स्क्वायर हो जाता, ये सेकंड हो जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थीटा की पावर -4 आ जाती। एक सेकेंड, यहाँ 4 था ना यार, ये 4 होगा, मिस्टेक। यहाँ देखो 4 है ना, जब ऊपर जाएगा तो -4 होगा, -1 नहीं। तो अब क्या करोगे, अब एक काम करते हैं
कि इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ml² t के, देखो सही ये भी है, सही ये है, आप ऐसा मत सोचिएगा ये गलत है, लेकिन हम क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट कैसे होगा, ml² t⁻⁻2 ले लिया, यहां पर ले लिया l², ये हो गया, और यहां पर आ गया θ⁴। तो यहां पर हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं जूल, इसको लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर, केल्विन की पावर 4 सेकेंड। ठीक है, अब मैच कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा जूल, मीटर सेकेंड की पावर 4, ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये वाला बी वाला। ठीक है, जूल मीटर स्क्वायर, ठीक, जूल मीटर का पावर, यहाँ देखो -2 था, ऊपर ले जाएंगे तो -2, के की पावर -4, सेकेंड की पावर -1, यही ऑप्शन मैच कर जाएगा। यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आया बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मामला? तो आराम से क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम, देखो एमपीपीएमटी में आया हुआ है, सीपीएमटी में आया है, सीबीएसई में आया है, कर्नाटका सीईटी में आया, इंजीनियरिंग मेडिकल में बहुत क्वेश्चन। इसके पहले वाला ये भी क्या था, पीएमटी में का ही क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब सब आपका नीट वीट से ही रिलेटेड है, टेंशन ना लीजिए। अब यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम इज, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला देखो होता क्या है बेटा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। एसआई यूनिट में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। तो लगा दो यार, सिंपल सी बात है, लो न्यूटन पर मीटर। ठीक, समझ गए, न्यूटन पर मीटर। अ सुटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जानते हो क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन में फॉर्मूला पढ़ा था, तो G इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लो G की यूनिट आ गई, सुटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सुटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, सी ऑप्शन। फटाफट क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये भी एमएनआर, ये भी किसी इंजीनियरिंग एग्जाम का है। बहुत यार टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जेई नीट में, बस आप कायदे से पढ़े रहो, बस सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और दूसरी चीज मैंने आपको क्या सिखाई, दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। तो इतने की प्रैक्टिस अभी आप अपने पास जो भी बुक है उससे कीजिए। अब दो यूजेस और रह गए हैं, दो एप्लीकेशंस और रह गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्न में करेंगे। तो दोनों एप्लीकेशन पे फिर क्वेश्चन लगाएंगे और मजेदार सेशन को हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।